सुप्रभात, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। हम पढ़ेंगे व्याकरण 5, अध्याय 16 विराम चिन्ह। आज हमारा अध्याय कौन सा पढ़ेंगे? विराम चिन्ह। आइए जुड़ते हैं पाठ से। देखिए, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसमें छिपे विराम चिन्हों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। हमें क्या करना है, देखो एक इसमें छोटा सा चित्र है, इसमें कुछ विराम चिन्ह है जो हमें ढूंढकर यहाँ पर लिखने हैं। तो इसका अभ्यास आप भी करें। ये देखिए, ये कौन सा चिन्ह है? कोष्टक। ये देखिए, यहाँ पर इसको देखिए, क्या है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर देखिए लाघव। लाघव और ये निर्देशक। तो हमने क्या किया, चित्रों में से चिन्हों को ढूंढा और यहाँ पर लिख दिया। आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखना, विराम शब्द का अर्थ है रुकना या ठहरना। हम कहते हैं ना रुक जाओ, ठहर जाओ, तो विराम शब्द का अर्थ क्या है? रुकना या ठहरना। जब हम अपनी बात कहते हैं तो उसमें कई बार रुकते हैं और कभी कभी किसी बात पर बल भी देते हैं। क्या होता है, जब हम कभी कभी अपनी बात करते हैं, कहते हैं, तो क्या होता है, हम बीच में ब्रेक लेते हैं, रुकते हैं, थोड़ा रुकते हैं, सांस लेते हैं इस तरीके से। और जब कभी कभी क्या कहते हैं, कभी कभी अपनी बात कहते हैं, कई बार रुकते हैं। और जब कभी कभी बात पर हम कहते हैं ना, बहुत तेज बोलते हैं, बल देते हैं कि हमें प्रेशर से अपनी बात कहनी है, कि नहीं भाई हम तो अपनी बात कहेंगे। तो इस प्रकार हम अपने भावों को दूसरों के आगे अधिक बेहतर रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है भाई, देखो बिल्कुल साधारण है। यदि आप लगातार बिना रुके हुए बात करते चले जाएंगे, सामने वाले के आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कह रहे हैं। तो आप क्या कर, जैसे मैं ही हूँ, मैं बात करती हूँ, एक वाक्य बोलती हूँ, थोड़ा रुक जाती हूँ, कभी कभी मैं लगातार बोलती हूँ, या ये सभी के साथ है, आप भी। तो इसमें क्या होगा, तो हमारी बात है, अगर मैं लगातार बिना रुके लगातार अपनी बात कहती रहूंगी, क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या, मैं बीच बीच में हमें विराम लेना पड़ता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? देखो उससे क्या होता है, अपनी बात हम दूसरों के सामने क्या है, बेहतर स्पष्ट कर सकते हैं, अच्छे से अपनी बात को कह सकते हैं। नहीं तो भाई क्या होगा, खिचड़ी सी पक जाएगी। ठीक है। लिखित भाषा में अपने इन्हीं विचारों या भावों को स्पष्ट करने के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यदि जब हम अपने इन भावों को स्पष्ट करते हैं तो इसमें कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कैसे? अच्छा, ये संकेत चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। ये जो संकेत क्या है, क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह। भाई यहाँ मान लो एक हमने क्या बोला, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा वाक्य खत्म, तैस खींच दिया, तो क्या होगा, हम मेरा वाक्य पूरा होगा, उसको हमने वहां पर विराम दे दिया। ठीक। विराम चिन्ह भाषा में स्पष्टता में सहायक होते हैं। विराम चिन्हों का क्या प्रयोग है कि भाई जब हम जो कोई भी भाषा लिखते हैं, अगर विराम चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं तो क्या, उसकी जो स्पष्टता है, उसकी जो क्लियरिटी करने में क्या होते हैं, बड़े सहायक होते हैं और भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने में मदद करते हैं। और इनसे क्या होती है, भाषा का सौंदर्य बढ़ता है, भाषा सुंदर लगती है। अब देखिए, हिंदी के विराम चिन्ह, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। देखो कुछ हिंदी में जो हम प्रयोग करते हैं, ये कुछ विराम चिन्ह है जो मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। नाम और चिन्ह। चिन्ह आप देखना सामने ही है। पूर्ण विराम, जब हमारे किसी वाक्य को बिल्कुल विराम मिलता है तो हम उसे उसमें क्या प्रयोग करेंगे? पूर्ण विराम। अल्प विराम,
अपूर्ण विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह, कोष्टक और निर्देशक। योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और लाघव सबसे छोटा है। अब देखिए पूर्ण विराम, जो भी हमने पहले पढ़े हैं। प्रश्नवाचक और विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर प्रत्येक वाक्य के पूरा होने पर इसका प्रयोग होता है। जैसे अनुज खाना पका रहा है। केवल किसे छोड़ेंगे? प्रश्नवाचक और विस्मय सूचक। इनको छोड़कर पूरा वाक्य पूरा होने पर इसका प्रयोग होता है। कि यहाँ पर यह देखिए, अनुज खाना पका रहा है, या मैं गाना गा रही हूँ, या तुम स्कूल जा रहे हो। इन सबको छोड़कर तो हमारा वाक्य पूरा, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। ये देखिए, इसका चिन्ह बना हुआ है। अल्प विराम, लिखते समय जब एक शब्द को दूसरे शब्द अथवा एक बात को दूसरी बात से अलग करने के लिए रुकते हैं, तब क्या होता है? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। कैसे? देखिए, जैसे रवि तुम वहां मत जाना। हमने क्या किया? देखो, एक बात को दूसरी बात से अलग करने के लिए। भाई देखो, अगर हम ये इसका चिन्ह का प्रयोग नहीं करें, रवि तुम वहां मत जाना, थोड़ा सुनने में भी सही नहीं लगेगा और ये लिखावट में भी सही नहीं लगेगा। तो हमने इनको क्या किया? अलग किया। देखो, हमने यहाँ पर रवि और उसका अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर तुम वहां मत जाना। ठीक। देखिए, वह व्यक्ति जो झूठ बोल रहा था पकड़ा गया। अब ये क्या है? हमने दो वाक्यों को अलग कर दिया। वह व्यक्ति जो झूठ बोल रहा था, तो क्या कर दिया? पकड़ा गया। तो ये दो वाक्य अलग हो गए कि जो व्यक्ति झूठ बोल रहा था वो क्या हो गया? पकड़ा गया। अपूर्ण विराम, जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो। यहाँ पर हम क्या करते हैं? बहुत स्पेशल, थोड़ा अलग सा करके हमें बातों को दिखाना है, वहां क्या होता है? अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रदूषण एक समस्या है, प्रदूषण बिल्कुल अलग है, और उस वर्ग पर देखिए एक समस्या है। या दिवाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, तो दोनों अलग अलग हो गए। इस तरीके से हम अलग अलग किसी भी चीज को हम जब अलग करते हैं, तो यहाँ पर अपूर्ण विराम का हम प्रयोग करेंगे। अर्ध विराम, जहां कहीं अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर के लिए रुकना पड़े। अल्प विराम मतलब थोड़ा विराम, थोड़ा समय के लिए, कुछ देर के लिए रुकना पड़े, वहां क्या? वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सवेरा हुआ, पक्षी चहचहाने लगे। अब इसका क्या कर सकते हैं? रात रात होने पर क्या हुआ? सूर्य दिखाई नहीं दिया। तो इस तरीके से क्या हो गया? थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े। जहां पर सवेरा हुआ, पक्षी चहचहाने लगे, या रात होने पर सूर्य दिखाई नहीं दिया। इस तरीके से हम कोई भी वाक्य थोड़ा उसके लिए बना सकते हैं। तो इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे? अर्धविराम। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? जैसे मैंने इसमें प्रश्नवाचक क्या? तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या कर रहे हो। जिसमें जिससे कुछ भी प्रश्न पूछा जाए, उसके बाद में जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है, अंत में जो चिन्ह, उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयबोधक चिन्ह, विस्मय, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह क्या बात है। देखिए, जब इसमें हमें या तो ज्यादा खुशी हो, शोक, दुख हो आदि भावों को जब हम प्रकट करते हैं, तो ऐसे हम क्या प्रयोग करेंगे? विस्मयबोधक। जैसे वाह क्या बात है, अरे तुम्हारी तो बात ही अलग है। इस तरीके से हम कुछ भी बोलकर इस क्या प्रयोग करेंगे? विस्मयबोधक चिन्ह। अब कोष्टक,
किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उच्चारण बोलना जीभ और कंठ से होता है। मैं क्या किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी जैसे देखो उच्चारण बोलना जीभ और कंठ से होता है। क्या मिठाई खाना मुझे अच्छा लगता है, मीठा मुझे अच्छा लगता है, पोस्ट में हम मिठाई भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि मिठाई खाना मुझे अच्छा लगता है, या मुझे मीठा अच्छा लगता है, तो कोष्ठ में हम मिठाई लिख सकते हैं कि मीठे में मिठाई हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, वो क्या है मुझे खाना अच्छा लगता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कोष्ठक, जिसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए। ठीक। निर्देशक, जब किसी बात का विवरण आगे दिया गया हो तो उसे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे चारों वेदों में, देखो ये चिन्ह आ गया है यहाँ पर, चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अब यहाँ पर फिर चिन्ह का प्रयोग किया गया है कि ज्ञाता को चतुर्वेदी कहा जाता है। चतुर्वेदी जिसे चारों वेदों का ज्ञान हो। तो अब ये हमने देखो, जब हमने किसी बात का विवरण दे दिया, मतलब उसके बारे में आगे बता दिया या उसके लिए निर्देश दे दिया, तो उसे हम क्या प्रयोग करेंगे, निर्देशक चिन्ह। योजक, इसका प्रयोग दो शब्दों में संबंध प्रकट करने के लिए और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। कैसे, इसका प्रयोग दो शब्दों में जब संबंध प्रकट होता है और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। जैसे दिन रात, भाई बहन, थोड़ा थोड़ा, आदि। दिन रात, देखो इसमें किसका, योजक, एक छोटा सा डैश ही चिन्ह आपको दिख रहा है, तो योजक। दो शब्दों में संबंध प्रकट हो रहा है, दिन और रात, भाई और बहन संबंध प्रकट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से शब्द युग्म शब्दों के मध्य में थोड़ा इसको प्रयोग किया जा रहा है। इससे अलग जैसे हम धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, या इस तरीके से हम शब्दों में संबंध प्रकट करने के लिए हम क्या करेंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उद्धरण चिन्ह, यहाँ पर देखो चिन्ह लिखा हुआ है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किया जाता है। जैसे नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जिस व्यक्ति ने कहा तो उस शब्दों को ज्यों का त्यों कहने पर या लिखने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए नेहरू जी ने कहा था आराम आराम है, यानी सुभाष चंद्र ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस तरीके से हम देखिए लाघव चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे ईस्वी, तो ईस्वी, पंडित, डॉक्टर। यहाँ पर देखिए संक्षिप्त रूप में, ये हमारे कितने बहुत छोटे हैं, और संक्षिप्त में ईस्वी, पंडित, डॉक्टर, ये हमारे पूरे हैं, पूरा रूप इनका लिखा हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो आज का अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसे और बेहतर करने के लिए आप इसका अभ्यास स्वयं करें। जब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे एक नई कक्षा में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।